चलो क्वेश्चन लिखो। There are three groups of children. There are three groups of children. और वो ग्रुप इस तरह से है G1 which has 3 boy and 1 girl. Group 2 which has 2 boys and 2 girls. And group 3 which has 1 boy and 3 girls. One child is selected. One child is selected from each group. Find the probability that among the three selected children, there is 1 girl and 2 boys. Find the probability that among the 3 selected children there is 1 girl and 2 boys. 1 girl and 2 boys. जो 3 सिलेक्टेड हैं उसमें, ठीक है। Among the 3 selected children 1 girl and 2 boy. कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट से हम गर्ल सेलेक्ट कर लें, सेकेंड से बॉय एंड थर्ड से बॉय। दिस वन मीन्स फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप से गर्ल, सेकेंड ग्रुप से बॉय एंड थर्ड ग्रुप से बॉय, ये कर सकते हैं हम। और देखो 1 गर्ल एंड 2 बॉयज हैं या नहीं? बिल्कुल है। और क्या कर सकते हैं, इस गर्ल को इधर ले आओ, फर्स्ट से बॉय सेलेक्ट कर लो। देखो फर्स्ट से बॉय, बॉय फ्रॉम द फर्स्ट, girl from the second group and again boy from the third group. Again देखो 1 boy, 1 girl and 2 boys, और boy from the first group, boy from the second group and girl from the third group. बस इतने तरीके से कर सकते हैं हमने। तो हमने गर्ल, ये इसको खिसकाते हैं, गर्ल यहां था, फिर यहां थी, फिर सेकंड से गर्ल, फिर ये देखो थर्ड से गर्ल, ठीक है। इतने तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। देखो इन ईच सिलेक्शन देयर इज 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। अब और का मतलब क्या सीखा है हमने? और मतलब क्या होता है? यूनियन, यूनियन। ओके, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 B2 B3 यूनियन, यूनियन B1 G2 B3 यूनियन B1 B2 G3। अब यूनियन मतलब कौन सा थ्योरम लगाएंगे? एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है। इसको A का दो, इसको B का दो और इसको C का दो। अब A इंटरसेक्शन B निकालना काफी भारी पड़ सकता है अपने को, तो स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों। एक बार तो दिमाग में आना चाहिए, और है भी। कैसे? इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन हो सकता है क्या? कैसे? देखो यहां पर फर्स्ट में गर्ल है, यहां पर फर्स्ट में बॉय का सिलेक्शन, यहां फर्स्ट ग्रुप से गर्ल का सिलेक्शन किया गया है, यहां पर फर्स्ट ग्रुप से बॉय का सिलेक्शन। दोनों में कोई इंटरसेक्शन के चांसेस है क्या? कैसे हो सकता है? सर एक बार मैंने ऐसा सिलेक्शन किया कि जो फर्स्ट ग्रुप से जो सिलेक्शन किया था वो गर्ल भी था और बॉय भी था। ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है उसने, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऐसा सिलेक्शन हम कर ही नहीं सकते। फर्स्ट ग्रुप से अगर हमने गर्ल सिलेक्शन किया है मतलब गर्ल सिलेक्शन किया है, बॉय सिलेक्शन किया मतलब बॉय सिलेक्शन किया है।
कोई इंटरसेक्शन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो सिंपली अलग अलग कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है फॉर्मूला फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? सिंपली एडिशन, सिंपली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 B2 B3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 G2 B3, this is plus probability of B1 B2 G3। ये देखो अलग अलग प्रोबेबिलिटी। अब देखो G1 B2 B3, गर्ल फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप एंड बॉय फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप एंड बॉय फ्रॉम द थर्ड ग्रुप। देखो इनके बीच में मैंने कुछ पहले नहीं लिखा था, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं, देखो एंड बोल रहा हूं। तो एक्चुअली यहां पर क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्शन। तो कई बार जहां पर कुछ नहीं लिखा रहेगा वहां पर तुम मान के चलना इंटरसेक्शन लिखा है। अब मैं यहां पर इंटरसेक्शन भी लिख देता, इंटरसेक्शन लिखता और फिर यूनियन लिख देता, फिर इंटरसेक्शन, तो कंफ्यूजन हो जाता, तो मैंने इसलिए लिखा नहीं। लेकिन जो नहीं लिखा है उसका मतलब वहां पर इंटरसेक्शन लिखा है, क्योंकि देखो इसको पढ़ो, इसको ठीक से पढ़ो। गर्ल फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, बॉय फ्रॉम एंड बॉय फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप एंड बॉय फ्रॉम द थर्ड ग्रुप, तभी तो जाकर के 1 गर्ल एंड 2 बॉय का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, यहां पर इंटरसेक्शन लिखे हुए हैं, इंटरसेक्शन बने हुए हैं। सिमिलरली वहां भी जहां पर इंटरसेक्शन होता है वहां पर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम जब भी हम लगाते हैं तो हमें एक बार दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कहीं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो नहीं है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। गर्ल फर्स्ट ग्रुप से गर्ल का सिलेक्शन किया तो वो सिलेक्शन ठीक है, एक गर्ल थी उसका सिलेक्शन किया, ठीक है। सेकंड ग्रुप से बॉय का सिलेक्शन किया तो बॉय अलग ग्रुप था, अलग से सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। थर्ड से बॉय का सिलेक्शन किया तो बॉय का सिलेक्शन हो गया, अलग अलग ग्रुप है सेपरेटली, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, तो इंडिपेंडेंट है। और जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कैसा होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है? इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सिंपली सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां भी वही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी B3 प्लस सेम चीज यहां पर लागू होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ G3 लास्ट में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ G3, ठीक है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ G1, गर्ल फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, तो रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, रिक्वायर्ड 1 गर्ल में से 1 ही ऑप्शन है, 1C 1 वे में सेलेक्ट करते हैं। टोटल क्या पॉसिबिलिटी थी? 4 पर्संस, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, 4C1 इंटू बॉय फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप, 2 बॉयज है यहां पर, तो कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते तुम, 2C1 अपॉन 4C1, या C1 बार बार न लिख करके डायरेक्ट हम करेंगे। दिस इज वन गर्ल में से 1 गर्ल सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, 1 अपॉन टोटल 4 इंटू ये B2 बॉय फ्रॉम दिस सेकेंड ग्रुप, 2 बॉयज आर देयर, कोई भी एक बॉय सेलेक्ट करना है तो 2C1 मतलब 2 वेज अपॉन 4। यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 बॉय फ्रॉम दिस ग्रुप, देयर इज ओनली 1 बॉय, तो 1 बॉय में से 1 बॉय सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, तो ओनली 1 वे, so 1/4। Similarly, boy from the first group 3/4, girl from the second group 2/4, and boy from the third group
1/4। यहां देखो, बॉय फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप 3/4, बॉय फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप 2/4 एंड गर्ल फ्रॉम द थर्ड ग्रुप 3/4। डिनोमिनेटर सबका सेम है तो उसको रहने दो। 4 into 4 into 4 दैट इज 64। न्यूमरेटर देखो, ये दिस इज 2, सेकेंड वाला 6 एंड दिस इज 18। सो दिस इज 26/64 इज इक्वल टू 13/32। ये आंसर है। और एक बार ठीक से समझो इसको, हर एक स्टेप को। फर्स्ट टाइम हमने सारे पॉसिबिलिटीज लिखे कि भाई ऐसा सिलेक्शन हो सकता है, पहले से गर्ल, दूसरे से बॉय, दूसरे से थर्ड से बॉय, ग्रुप से, और सिमिलरली आगे इस तरह हमने किया। फिर यहां से यहां समझ आ रहा है, यूनियन, और के लिए यूनियन लिखते हैं। यूनियन मतलब एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम तो एक बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, तो सिंपली प्लस प्लस कर दिया हमने। अब यहां एक एक पर ध्यान दो, कुछ नहीं लिखा है मतलब इंटरसेक्शन लिखा है। इंटरसेक्शन है तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाएंगे। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाए तो बात ही बन जाए, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो सेपरेटली अपना अपना। ये देखो मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से। तो आगे जब प्रैक्टिस जाए तो हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे इसी को कि हाँ यूनियन होता है तो प्लस प्लस होता है, और इंटरसेक्शन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, तो खटाखट करके इतना सारे स्टेप वहां पर नहीं लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि हमको कहते हैं अगर बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो। ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देने हैं उनसे हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। थ्री पर्सन्स A, B and C, 3 persons A, B and C try to solve a problem. Try to solve a problem. Their probabilities of solving a given problem, their probabilities of solving a given problem are 1/5, 2/7 and 3/8 respectively. A की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/5, B की 2/7 एंड C की 3/8 है। ठीक है, if they all try to solve the problem, find the probability that only one of them solves the problem. Find the probability that only one of them solves the problem. तो हम कंसिडर करते हैं इवेंट्स A, B, C। इवेंट A है, A solves the problem. A solves the problem. इवेंट B है, B solves the problem। और इवेंट C है, C solves the problem। ये 3 इवेंट्स हैं। जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड इज एग्जैक्टली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। क्या मतलब है? अगर A ने सॉल्व किया तो B सॉल्व नहीं कर सकना चाहिए और C भी सॉल्व ना कर पाए, ये होना चाहिए। तो देखो केवल एक ने सॉल्व किया है। अब ये ओनली पॉसिबिलिटी है क्या? केवल ऐसे ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और तो फिर क्या हो सकता है? A सॉल्व ना कर पाए और B सॉल्व कर ले, A सॉल्व ना कर पाए, B कर ले और C ना कर पाए, तब भी एक ही ने सॉल्व किया है। और क्या पॉसिबिलिटी है? A सॉल्व नहीं कर पाया, B भी सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन C ने सॉल्व कर लिया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं।
और मतलब क्या है, एक बार लिख लेते हैं फिर से, ए बी बार सी बार, और मींस यूनियन, तो यूनियन लिखते हैं, ए बार बी सी बार, यूनियन ए बार बी बार सी, ये हुआ। अब यूनियन मतलब एडिशन थ्योरम। अब ये पक्का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? बिल्कुल है। दोनों को देखो, यहां पर प्रॉब्लम ए ने सॉल्व किया है और यहां पर बी ने सॉल्व किया है। ऐसी कोई सिचुएशन लग रही है क्या, नजर आए जब दोनों ने सॉल्व कर लिया इन दोनों में? नहीं। या फिर देखो यहां पर ए ने सॉल्व किया है, यहां पर ए ने सॉल्व नहीं किया है, तो इनमें कोई इंटरसेक्शन का सवाल नहीं उठता। सर बस 75% सॉल्व कर लिया था मैंने, तो मैंने सॉल्व कर भी लिया था, सॉल्व नहीं भी किया था, ऐसी बात नहीं है। आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो या तुमने सॉल्व किया है या नहीं किया है, ठीक है, तो इसीलिए कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो सिंपली प्लस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार सी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार सी। अब इनके बीच में कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है? इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। A does not solve the problem, A solves the problem and B does not solve the problem and C does not solve the problem. यहां पर A does not solve the problem and B solves the problem and C does not solve the problem. And means intersection. तो यहां पर इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है का मतलब भी है कि इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना है, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जब लगाते हैं तो देखते हैं कहीं ये इंडिपेंडेंट तो नहीं, देखते हैं ए बी सी इंडिपेंडेंट है क्या? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो लोग अपना अपना सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट है। अब ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो क्या बार लगाने से उनकी इंडिपेंडेंस खत्म नहीं होती है, इसीलिए ए बी बार सी बार ये भी इंडिपेंडेंट है, तो सारे इंडिपेंडेंट हैं। सिंपली मल्टीप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये है क्वेश्चन। दिस इज इक्वल टू, अब पहले हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी, कुछ दे रखा है, पहले ही दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 1/5। प्रोबेबिलिटी दैट बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम कितना है? 2/7। and probability that C solves the problem, this is 3/8। ये है, तो probability of A। अच्छा यहां बार की बात हुई तो उसको भी कैलकुलेट करके रखो। व्हाट इज probability of A बार? Probability of A bar is 4/5. Probability of B bar is 1 minus probability of B. So 1 minus probability of B, that is 5/7. And probability of C bar, that is 1 minus probability of C, that is 5/8. Okay. अब इसमें यूज करो probability of A, that is 1/5 into probability of B bar, that is 5/7, and this is 5/8 plus probability of A bar, this is 4/5 into probability of B, that is 2/7 into probability of C bar 5/8 plus probability of A bar, that is 4/5, probability of B bar 5/7 and probability of C, that is 3/8
इसको सॉल्व करेंगे हम। डिनोमिनेटर सबका सेम है, 5 इंटू 7 इंटू 8। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज दिस इज 25 प्लस 40 प्लस 60, so this is 125, 125 upon 5 into 7 into 8, 5, this is 25, so 25 upon 56। इस तरह से सॉल्व करना है हमें, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, और ये जो क्वेश्चन है वो एक पर्टिकुलर टाइप है, क्वेश्चन का एक टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं जिसकी प्रैक्टिस हम करके रख लेंगे। A and B throw a die alternately. A and B throw a die alternately. Till one of them gets a 6. Till one of them gets a 6. And wins the game. Till one of them gets a 6 and wins the game. Find the probability of find the probabilities of their winning. Find the probabilities of their winning if A starts the game. If A starts the game, तो गेम ये है कि A एंड B थ्रो कर रहे हैं डाई को अल्टरनेटली। A ने थ्रो किया, B थ्रो, फिर B थ्रो करता है, फिर अगेन A, फिर B, A B, A B, A B, A B। गेम तब खत्म हो जाता है जब कोई एक 6 थ्रो कर दे, किसी एक में 6 आ जाए, ठीक है। तो जो 6 थ्रो कर देगा वो गेम जीत जाएगा, ठीक है, और गेम विल बी फिनिश्ड देयर, ठीक है। तो दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो गेम कौन जीतेगा? जिसके में 6 आए पहले। तो सपोज इवेंट ई, दिस इज इवेंट ई, 6 comes on the die. 6 comes on the die. Or event A is that A wins the game. A wins. Or event B is that B wins. हमें probability of A and probability of B निकालनी है। हमें probability of A and probability of B. So probability of A, that is A wins. कैसे जीत पाएगा A? पहली बात ये ध्यान दो कि A कब कब थ्रो कर रहा है। फर्स्ट टाइम A थ्रो करता है, सेकंड टाइम B, थर्ड टाइम A, फोर्थ टाइम B, फिफ्थ टाइम A, सिक्स टाइम B। मतलब A कब कब थ्रो कर रहा है? फर्स्ट टाइम A थ्रो करता है, थर्ड टाइम A थ्रो करता है, फिफ्थ टाइम A थ्रो करता है, सेवंथ टाइम A थ्रो करता है। B सेकंड टाइम, फोर्थ टाइम, सिक्स टाइम B थ्रो करता है, ठीक है। अगर A को जिताना है हमें, ठीक है, तो हमें 6 को कब लाना पड़ेगा? या तो पहली बार में ही 6 आ जाए, गेम खत्म, वहीं पर ही A जीत गए। और क्या हो सकता है, अगर फर्स्ट बार नहीं 6 नहीं आया तो हम सेकंड बार भी 6 नहीं आने देंगे, क्योंकि हमें किसे जिताना है? A भैया को भारी मतों से जिताना है हमें, ठीक है। तो हम B में भी सेकंड टाइम भी 6 नहीं आने देंगे, नहीं तो फिर B जीत जाएगा, ठीक है। इसीलिए A को जिताना, तो फर्स्ट टाइम अगर A भैया 6 नहीं ला पाए डाई पे, तो सेकंड टाइम भी हमें 6 नहीं लाने देना है B को, और फिर थर्ड टाइम A 6 ले आए तो भी जीत जाएगा A। या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट टाइम A नहीं ला पाया 6, सेकंड टाइम B भी 6 नहीं ला पाया,
थर्ड टाइम ए भी 6 नहीं ला पाया तो फोर्थ टाइम बी भी 6 ना ला पाए और फिफ्थ टाइम ए 6 ले आए। देखो इसको हम ऐसा ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए स्टार्ट द गेम, ए ने पहले थ्रो करना शुरू किया है तो पहली बार में ही ई आ जाए, जीत गए ये भैया, जीत गए। ठीक है, अब ये तो एक पॉसिबिलिटी थी लेकिन जरूर थोड़ी कि ऐसे ही होगा। ठीक है, इतने भी पक्के खिलाड़ी नहीं है ये भैया, तो क्या करें, पहली बार में वो मिस कर गए तो अब हम कुछ मदद करें कि जो बी है जब सेकंड टाइम थ्रो कर रहा हो तो फिर से 6 ना आए, सेकंड टाइम भी 6 नहीं आना चाहिए और थर्ड टाइम जब ए भैया थ्रो करें तो 6 आ जाए। या फिर पहली बार में ए मिस कर गया, नहीं आया तो दूसरी बार भी ना आए और फिर तीसरी बार नहीं आया, मान लो चौथी बार भी ना आए और फिर पांचवी बार आ जाए और इस तरह से चलता जाएगा गेम। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इज इथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है। अब ई बार कुछ नहीं लिखा है का मतलब क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन लिखा है। ये लिखा है पहली बार ए 6 थ्रो नहीं कर पाया एंड सेकेंड टाइम बी 6 नहीं थ्रो कर पाया एंड थर्ड टाइम ए ने 6 थ्रो कर दिया। ठीक है, 6 आ गया। सिमिलरली यहां पर लिखा है फर्स्ट में 6 नहीं आया एंड सेकेंड बार 6 नहीं आया एंड थर्ड बार 6 नहीं आया एंड फोर्थ बार 6 नहीं आया एंड फिफ्थ बार 6 है। एंड लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या ये इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अपना अपना थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसी बात नहीं है, इस बात को नहीं मान रहे। क्या बात को नहीं मान रहे हैं कि पहली बार में इसका 6 नहीं आया, अब बी के हाथ कांप है, इस बार 6 लाना ही है, गेम जितना ही है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो हाथ भी कांपे तो क्या है, तो डाई को थ्रो करने के लिए हाथ कैसे ही कांपने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कोई डिपेंडेंस नहीं है कि अरे यार इस बार इसने 6 नहीं लाया तो हमको तो 6 लाना ही, इस बार गेम जितना ही है। तो ये कोई डिपेंडेंस, इस तरह की डिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है वो, एकदम बिल्कुल। उसका 6 नहीं आया, मैं तो ले ही आऊंगा 6, हालांकि आया नहीं। फिर अब क्या ए भैया कॉन्फिडेंट, अभी देखो आने दो 6 लेके आते हैं हम। ठीक है, इस तरह से तो कोई डिपेंडेंस नहीं है, अपना अपना डाई थ्रो कर रहे हैं, एक एक लेकिन एक के बाद एक। प्रोबेबिलिटी ई बार इंटू प्रोबेबिलिटी ई बार इंटू प्रोबेबिलिटी ई, अगेन सिमिलरली ये हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है बताओ? 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, हम फेयर डाई की बात कर रहे हैं तो 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो जाएगा फिर इसी में 5/6 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दिस इज 1/6, दिस इज ई बार 2 बार आया है तो 5/6 and probability of this is 1/6. This is 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 and 1/6 and so on चलते जाएगा। कुछ कॉमन निकाल रहे तो कॉमन निकाल लो। 1/6 कॉमन दिखाई दे रहा है, 1/6 कॉमन है। This is 1, this is 5/6 square, this is 5/6 to the power 4 एंड सो ऑन। अब ये क्या है बताओ? एपी, जीपी, एमपी, यूपी, कुछ है? जीपी, इनफाइनाइट जीपी। तो क्या होता है फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी का? A/1 - R, ये फॉर्मूला होता है A/1 - R। तो 1/6 तो बाहर है। ए क्या है? 1/1 माइनस आर क्या है? दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस, दैट इज 5/6 का स्क्वायर।
What is this equal to? 1 by 6, 1 by 1 minus 25 by 36. ये हो जाएगा 1 by 6 इंटू 36 by 36 minus 25. This is equal to 1 by 6 into 36 by 11. So this is 6 by 11 is equal to 6 by 11. ठीक है, तो ये तो एक ही प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है हमें. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाए? पहली बार में ए का स्टार्ट तो ए ही कर रहा है, तो पहली बार में ए का 6 नहीं आना चाहिए, दूसरी बार में 6 आ जाए. फिर पहली बार में 6 नहीं आया और दूसरे बार में भी 6 नहीं आया, तो तीसरे बार में थर्ड टाइम जबकि ए थ्रो कर रहा है अगेन 6 नहीं आना चाहिए, फिर फोर्थ बार 6 आ जाए और इस तरह से चलता जाएगा. तो अगर हम इस तरह से सॉल्व करें तब भी आंसर तो आएगा ही, लेकिन हमारे पास एक और तरीका है. क्या तरीका है? देखो ए और बी दो प्लेयर हैं, किसी एक को तो जीतना ही है, कोई ड्रॉ या टाई होने के चांसेस नहीं है इसमें, तो किसी एक को तो जीतना ही है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों का सम, दिस इज इक्वल टू 100% चांस है, कोई ना कोई तो जीतेगा ही, कोई ड्रॉ नहीं है, कोई टाई नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6 by 11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1. तो यहां से मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5 by 11. दिस वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. इस तरह से